जरा सोचिए, मतलब एक इंसान दिन में करीब 14 घंटे पसीना बहाता है, दो दो शिफ्ट में काम कर रहा है और फिर भी महीने के आखिर में ना बिल चुकाने के लिए संघर्ष ही कर रहा है। हाँ, ये तो हम अपने आसपास बहुत देखते हैं। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ एक इंसान है जो दिन में सिर्फ कुछ घंटे काम करके भी कहीं ज्यादा पैसा, नए अवसर और सही लोगों को बड़ी आसानी से अपनी ओर खींच लेता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। और बचपन से हमें हर जगह, मतलब घर हो या स्कूल, यही सिखाया गया है कि मेहनत ही सफलता की इकलौती कुंजी है। हाँ, एकदम एकदम रटा दिया गया है। तो फिर ये जो सीधा सा गणित है, ये असल दुनिया में आकर फेल क्यों हो जाता है? यही तो, अगर ज्यादा पसीना बहाने से ज्यादा पैसा मिलता तो शायद दुनिया के सबसे अमीर लोग मजदूर होते। बिल्कुल। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जो हमारे पारंपरिक सोचने के तरीके पर सीधा प्रहार करती है। मतलब हम सब इस धारणा के साथ बड़े हुए हैं कि सफलता एक वेंडिंग मशीन की तरह है। वेंडिंग मशीन? कैसे? हाँ, मतलब आप इसमें 8 घंटे की कड़ी मेहनत का सिक्का डालेंगे और बदले में आपको 8 घंटे की सफलता या पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब हम उस मशीन के बाहर खड़े होकर देखते हैं कि ये हर किसी के लिए समान रूप से काम नहीं कर रही है। हाँ, कुछ लोगों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। बिल्कुल। तो हमें ये मानना पड़ता है कि शायद मशीन के अंदर का मैकेनिज्म वो है ही नहीं जो हमें बताया गया था। बहुत खूब। और आज की हमारे इस गहन चर्चा का मुख्य विषय भी यही है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर गहराई से विचार कर रहे हैं वो जो विटाले की मशहूर किताब अट्रैक्ट मनी नाउ के नोट्स और सारांश पर आधारित है। जी, बहुत ही दिलचस्प किताब है ये। हाँ, तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि हमारी आर्थिक स्थिति केवल हमारे द्वारा बहाए गए पसीने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी सोच, हमारे अवचेतन मन और हमारी मानसिकता पर भी उतनी ही गहराई से निर्भर करती है। मतलब ये विचार उस पुराने विश्वास को पूरी तरह से पलट देता है कि पैसा सिर्फ कोल्हू के बैल की तरह काम करने से आता है। ठीक है, ही स्थिति थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जो विटाले का ये पूरा दृष्टिकोण उस चीज पर केंद्रित है जिसे हम पैसे का मनोविज्ञान कह सकते हैं। बिल्कुल। और स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से ये बताती है कि पैसा और मेहनत का सीधा एक तरफा संबंध नहीं है। असली खेल इस बात का है कि आपके विचार किस दिशा में बह रहे हैं। मतलब सारा खेल माइंडसेट का है। एकदम। किताब का मूल तर्क ये है कि डर, कमी और चिंता से भरी सोच असल में पैसे को दूर धकेलती है। इसके विपरीत एक सकारात्मक, शांत और खुली सोच उन अवसरों के लिए दरवाजे खोलती है जो हमेशा से हमारे आसपास मौजूद थे। ये सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पैसा कोई बहुत ही शर्मीला जानवर हो। मतलब जरा कल्पना कीजिए कि हम एक जंगल में हैं और एक बेहद शर्मीले, नाजुक से जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया उपमा है ना? अगर हम बहुत ज्यादा तनाव में, हताश होकर, पसीना बहाते हुए और शोर मचाते हुए उसके पीछे दौड़ेंगे तो वो घबराकर और भी घने जंगल में छिप जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम शांत होकर, बिना किसी घबराहट के, खुले हाथों से और स्थिर होकर एक जगह बैठ जाएं, तो शायद वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाएं। हाँ, ऐसा लगता है कि पैसे का व्यवहार भी बिल्कुल इसी शर्मीले जानवर की तरह है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इसके पीछे कोई रहस्यमयी जादू या हवाई बात नहीं है। हाँ, मतलब इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? हाँ, बिल्कुल है। मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी के दृष्टिकोण से इसका एक बहुत ही ठोस कारण है। जब कोई व्यक्ति लगातार डरा हुआ होता है या जब उसका दिमाग 24 घंटे यही सोच रहा होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कि मैं अगले महीने का किराया कैसे भरूंगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी। एकदम सही। तो वो व्यक्ति असल में एक पुरानी जैविक अवस्था में चला जाता है जिसे हम सर्वाइवल मोड या फाइट और फ्लाइट अवस्था कहते हैं। यानी दिमाग को लगता है कि कोई खतरा सामने खड़ा है और उसे बस अपनी जान बचानी है। बिल्कुल। विकासवाद या एवोल्यूशन के नजरिए से सोचे तो जब हमारे पूर्वज जंगल में होते थे और उन पर कोई शेर हमला करता था, बाप रे, तो उनका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता था। उस समय दिमाग का काम आसपास के खूबसूरत फूलों या पेड़ों को देखना नहीं होता था। जाहिर सी बात है, उस समय तो बस जान बचाकर भागना ही लक्ष्य होगा। हाँ, उसका काम सिर्फ और सिर्फ उस खतरे से बचना होता था। इसे मनोविज्ञान में टनल विजन कहते हैं। आज के समय में शेर तो नहीं है, लेकिन आर्थिक असुरक्षा ने उस शेर की जगह ले ली है। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। आज का शेर ईएमआई और बिल हैं। हाँ, और जब दिमाग डरा हुआ होता है तो उसका नजरिया बहुत ही संकुचित हो जाता है। ऐसे में अगर उस इंसान के सामने कोई बहुत बड़ा व्यावसायिक अवसर खड़ा भी हो या कोई ऐसा रास्ता हो जिससे उसकी आर्थिक स्थिति रातों रात सुधर सकती है, तो वो डरा हुआ दिमाग उसे देख ही नहीं पाता, उसकी क्षमता सिकुड़ जाती है। इसके विपरीत
जब हम शांत और सकारात्मक होते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। और तब हम चीजों को बेहतर तरीके से देख पाते हैं। बिल्कुल, ये हमारे दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करता है जो रचनात्मकता और समस्या समाधान के लिए जिम्मेदार है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। यानी घबराहट में हम अपनी देखने की क्षमता को, अपनी आंखों को अंधा कर देते हैं। लेकिन अगर ये इतना ही सीधा है कि खुली और शांत सोच रखने से पैसा और अवसर आते हैं, तो फिर दुनिया में हर कोई अमीर क्यों नहीं है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। हम सभी आसानी से क्यों नहीं कर पाते? मुझे लगता है ये सवाल हमें उस दिशा में ले जाता है जिसे स्रोत सामग्री में अदृश्य दीवारें या नकारात्मक धारणाएं कहा गया है। हाँ, और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विटाले की किताब के नोट्स में बताया गया है कि हम में से ज्यादातर लोग बिना इस बात का एहसास किए अपने अंदर पैसे को लेकर कुछ बहुत ही गहरी और नकारात्मक धारणाएं पाल कर बैठे हैं। जैसे कि कौन सी धारणाएं? ये विचार इतने आम है कि हमें लगता है कि यही सच्चाई है। जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, अमीर लोग हमेशा लालची या भ्रष्ट होते हैं, या फिर पैसा हर फसाद की जड़ है। बिल्कुल। और कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे परिवार में तो कभी किसी के पास पैसा नहीं रहा, तो मेरे पास कैसे आएगा। ये सिर्फ हवा में तैरते विचार नहीं है, ये हमारे अवचेतन मन में बनी कंक्रीट की दीवारें हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि ये दीवारें हमने खुद नहीं चुनी। अगर हम ध्यान दें तो बचपन से ही हमें समाज, हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि हमारी फिल्मों के जरिए यही सिखाया जाता है। हाँ, फिल्मों का तो बहुत बड़ा रोल है इसमें। आप किसी भी पुरानी फिल्म को उठा के देख लीजिए, उसमें एक बहुत अमीर आदमी होगा जो हमेशा विलन होता है, जो गरीबों पर जुल्म करता है। एकदम सही, सेठ जी हमेशा बुरे ही होते हैं। हाँ, और जो गरीब इंसान होता है वो हमेशा बहुत ईमानदार, सच्चा और महान दिखाया जाता है। अब एक 7 या 8 साल के बच्चे का दिमाग जब ये सब देखता है तो वो अनजाने में ये सीख लेता है कि अगर मुझे अच्छा इंसान बनना है तो मुझे गरीब ही रहना होगा। बिल्कुल, यही तो सेल्फ सैबोटाज है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है, और यहीं से खुद को ही विफल करने का चक्र शुरू होता है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये क्या होता है? हमारा दिमाग विरोधाभासी विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपके अवचेतन मन में गहराई से ये बैठा हुआ है कि अमीर लोग बुरे होते हैं और साथ ही आप चेतन रूप से अमीर बनना चाहते हैं, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल, आपके दिमाग में एक टकराव पैदा हो जाता है। आपका अवचेतन मन आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा, क्योंकि वो आपको एक बुरा इंसान बनने से बचा रहा है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम एक बहुत ही एडवांस और भारी भरकम सॉफ्टवेयर, यानी अमीर बनने की हमारी नई इच्छा को एक बेहद पुराने और आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये। हमारा वो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें बचपन की धारणाएं भरी हैं, इस नए सॉफ्टवेयर को सपोर्ट ही नहीं करेगा। सिस्टम तो क्रैश होगा ही ना। ये उपमा पूरी तरह से ये स्पष्ट करती है कि दिक्कत कहाँ है। लोग बाहर से तो खूब मेहनत करते हैं, नई नौकरियां खोजते हैं, निवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से सिस्टम उनको रोक रहा होता है। हाँ, उनका पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम उन सारे प्रयासों को क्रैश कर देता है। जब हम अंदर से ये मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो हमारा दिमाग इस बात को सच साबित करने के लिए काम पर लग जाता है। अच्छा, दिमाग खुद ही मुश्किलें पैदा करता है। बिल्कुल, वो जानबूझकर हर आसान रास्ते को नकार देगा और केवल उन्हीं रास्तों को चुनेगा जो संघर्ष और दर्द से भरे हों, ताकि हमारा वो पुराना विश्वास सही साबित हो सके। बाप रे, ये तो एक मनोवैज्ञानिक ढाल है जो समृद्धि को हमारे जीवन में प्रवेश ही नहीं करने से रोकती है। एकदम सही कहा आपने। तो मतलब ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये पूरी तरह से हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग है। यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हमें यह समझ आ गया कि अदृश्य दीवारें और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, तो अब हमें यह समझना होगा कि हमारा ध्यान या फोकस असल में चीजों को कैसे बड़ा करता है। हाँ, आकर्षण का सिद्धांत या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल, स्रोत सामग्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी ध्यान के नियम पर आधारित है। किताब का मुख्य विचार यह है कि हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं, हमारी जिंदगी में वही चीज बढ़ने लगती है। इस नियम का सीधा सा अर्थ है कि ऊर्जा वही बहती है जहां हमारा ध्यान जाता है। अगर किसी का पूरा ध्यान हमेशा सिर्फ अपनी समस्याओं, अपनी गरीबी और अपनी कमियों पर है, तो उसे हर जगह सिर्फ वही चीजें नजर आएंगी। बिल्कुल। इसे समझने के लिए हम इंटरनेट के सर्च इंजन का उदाहरण ले सकते हैं। हमारा दिमाग बिल्कुल किसी वेब ब्राउजर के सर्च बार की तरह है। अगर हम उस सर्च बार में समस्याएं, पैसे की कमी या जिंदगी कितनी मुश्किल है टाइप करेंगे, तो रिजल्ट के पन्नों पर हमें सिर्फ और सिर्फ
समस्याएं, दुख और निराशा के ही लिंक्स देखने को मिलेंगे। एकदम। सर्च इंजन ये तय नहीं करता कि क्या सही और क्या गलत, वो सिर्फ वही दिखाता है जो हम खोजते हैं। हाँ, वो बस आपके कीवर्ड्स पर काम करता है। लेकिन अगर हम उसी सर्च बार में समाधान, नए अवसर या आर्थिक स्वतंत्रता टाइप करेंगे तो अचानक से स्क्रीन पर रास्ते और विकल्प हमारे सामने खुलने लगेंगे। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो इसके पीछे जो विज्ञान है वो आकर्षण के सिद्धांत को सिर्फ एक दार्शनिक विचार से निकालकर एक से एक जैविक तथ्य में बदल देता है। हमारे मस्तिष्क के निचले हिस्से में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या संक्षिप्त में RAS कहा जाता है। ये वही सिस्टम है ना जो हमारे दिमाग के लिए गेटकीपर या चौकीदार का काम करता है। ठीक वही। हर सेकंड हमारे आसपास लाखों चीजें हो रही होती हैं, आवाजें, दृश्य, सूचनाएं। अगर हमारा दिमाग इन सभी चीजों को एक साथ प्रोसेस करने लगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इतनी जानकारी तो हम हैंडल ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसलिए ये RAS तय करता है कि किन सूचनाओं को हमारे चेतन मन तक पहुंचने देना है और किन को बाहर ही रोक देना है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उसे क्या निर्देश दिए हैं। मतलब इसे रेड कार सिंड्रोम से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। जब हम कोई नई लाल रंग की गाड़ी खरीदते हैं तो अचानक हमें सड़क पर हर जगह लाल गाड़ियां नजर आने लगती हैं। हाँ, ये तो हम सबने अनुभव किया है। ऐसा नहीं है कि शहर में अचानक से लाल गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, वो गाड़ियां पहले से ही वहीं थी। लेकिन पहले हमारे दिमाग का वो चौकीदार उन्हें हमारे लिए गैर जरूरी मानकर फिल्टर कर रहा था। बिल्कुल। गाड़ी खरीदते ही हमने उस चौकीदार को बता दिया कि ये लाल गाड़ी मेरे लिए महत्वपूर्ण है और उसने हर लाल गाड़ी को हमें दिखाना शुरू कर दिया। और पैसे के मामले में भी ठीक यही होता है। जब हम लगातार सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, सब कुछ कितना महंगा है, तो हम अपने दिमाग के चौकीदार को निर्देश दे रहे होते हैं कि वो केवल महंगाई और कमी के सबूत ही तलाश है। एकदम सही। वो हर उस खबर, हर उस बातचीत को हमारे सामने लाएगा जो हमारी निराशा को बढ़ाए। लेकिन जब हम समाधानों और प्रचुरता पर अपना फोकस शिफ्ट करते हैं तो वही चौकीदार अचानक सक्रिय होकर उन आर्थिक अवसरों, नए संपर्कों या बिजनेस आइडियाज को पहचानने लगता है जो शायद हमेशा से वहीं हमारे सामने मौजूद थे। बस हमारी नकारात्मक सोच की वजह से हम उन्हें अनदेखा कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब हमने समस्या को समझ लिया, जो कि हमारा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम और नकारात्मक फोकस है। हमने उस तंत्र को भी समझ लिया जो हमारा सर्च इंजन या दिमाग का चौकीदार है। लेकिन अब सबसे बड़ा और व्यावहारिक सवाल ये आता है कि इन मानसिक बाधाओं को तोड़ने का सबसे असरदार इलाज क्या है? हम उस पुराने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करें? देखिए, स्रोत सामग्री इस पर बहुत ही गहराई से बात करती है। इन बाधाओं को जड़ से उखाड़ने और पैसे को आकर्षित करने वाले माइंडसेट को बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका बताया गया है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता। हाँ, किताब कहती है कि जो हमारे पास आज मौजूद है उसके लिए सच्चा धन्यवाद देना और जीवन की छोटी छोटी चीजों की कद्र करना हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देता है। लेकिन एक मिनट रुकिए जी। सुनने में ये बहुत अच्छा और आदर्शवादी लगता है, लेकिन जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जिस पर भारी कर्ज है, जिसे कल अपने घर का किराया देना है और जिसकी नौकरी खतरे में है। हाँ, स्थिति तो बहुत तनावपूर्ण है। ऐसे इंसान से अगर कहा जाए कि तुम कृतज्ञता दिखाओ और धन्यवाद बोलो, तो ये उसके लिए क्रूर मजाक जैसा लग सकता है। क्या सिर्फ सुबह उठकर एक डायरी में धन्यवाद लिखने भर से वाकई किसी का बैंक बैलेंस बदल सकता है? ये बहुत थोड़ी अव्यावहारिक और किताबी नहीं लगती? मैं समझ सकती हूँ, ये एक बहुत ही जायज संदेह है और अक्सर लोग यहीं आकर इस विचार को खारिज कर देते हैं। लेकिन कृतज्ञता कोई ऐसा जादू नहीं है कि आपने आज धन्यवाद बोला और कल सुबह आपके बैंक खाते में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। तो फिर ये काम कैसे करता है? यहाँ हमें इसके न्यूरोलॉजिकल प्रभाव यानी दिमाग पर पड़ने वाले इसके असर को समझना होगा। जब कोई व्यक्ति कर्ज में होता है या भारी तनाव में होता है तो उसका शरीर लगातार कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर रहा होता है। कोर्टिसोल, ये तो बहुत नुकसानदायक होता है ना लंबे समय तक। बिल्कुल। ये हार्मोन दिमाग को सर्वाइवल मोड में बांधे रखता है, जहां व्यक्ति सिर्फ अपनी कमी और लाचारी पर फोकस कर पाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति सचेत रूप से उन चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है, चाहे वो उसका स्वास्थ्य हो, उसके कौशल हो या उसका परिवार हो, हाँ, तो विज्ञान बताता है कि कृतज्ञता का अभ्यास कोर्टिसोल के स्तर को
तुरंत नीचे ले आता है। यानी वो स्ट्रेस के उस केमिकल अलार्म को बंद कर देता है। एग्जैक्टली। और इसके साथ ही दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड रसायन रिलीज होते हैं। इससे दिमाग का वो हिस्सा शांत हो जाता है जो डर पैदा करता है। और वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो लॉजिकल फैसले लेने और रचनात्मकता के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल। कृतज्ञता हमारे मस्तिष्क को कमी के मोड से निकालकर प्रचुरता या अबंडेंस के मोड में ले जाती है। हताशा की जगह एक ठहराव आता है और ये ठहराव इंसान के भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है। अरे वाह! और आत्मविश्वास ही वो असली चाबी है, क्योंकि जब हम हताश होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बात करने का तरीका, सब कुछ उस डर को दर्शाता है। हाँ, वो साफ दिखाई देता है। अगर कोई डरा हुआ और हताश व्यक्ति किसी इंटरव्यू में बैठे या किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करे, तो सामने वाला व्यक्ति उस नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत महसूस कर लेता है। कोई भी ऐसे इंसान पर अपना पैसा या समय दांव पर नहीं लगाना चाहता जो खुद पर ही संदेह कर रहा हो। यही इसका सबसे बड़ा व्यवहारिक पहलू है। लोग आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरे व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करते हैं। कृतज्ञता वो मानसिक व्यायाम है जो आपको उस अवस्था में लाता है जहां लोग आप पर भरोसा कर सकें। मतलब ये हमें भीतर से बदल देता है। हाँ, जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप अवसरों को लेकर खुले होते हैं। आप सिकुड़ते नहीं हैं, बल्कि आप विस्तार करते हैं। स्रोत सामग्री में दिए गए अन्य उपाय भी इसी दिशा में जाते हैं। डर को छोड़ना और खुद पर विश्वास करना। क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया पर विश्वास क्यों करेगी? बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मानसिक व्यायाम के लिए किसी वित्तीय निवेश की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी तरह से मुफ्त है और इसे इसी पल से यहीं से शुरू किया जा सकता है। ये स्पष्टीकरण इस पूरे विचार को एक नया ही आयाम देता है। यानी कृतज्ञता सीधे तौर पर पैसे को नहीं छापती। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये उस इंसान का निर्माण करती है जो पैसे को आकर्षित कर सकता है, सही फैसले ले सकता है और अवसरों का लाभ उठा सकता है। सोच और सही दिशा में की गई मेहनत का यही वो संगम है जहां असल बदलाव नजर आता है। एकदम सटीक बात कही आपने। चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। जो विटाली की किताब के नोट्स का सबसे बड़ा संदेश ये है कि पैसा सिर्फ शारीरिक मेहनत का बाय प्रोडक्ट नहीं है। ये एक मिथक है जिसे हमें तोड़ना ही होगा। हाँ, और जितनी जल्दी तोड़ ले उतना अच्छा। पैसा सही सोच, सही समय पर अवसरों को देखने की क्षमता और अपनी योग्यताओं पर अटूट विश्वास होने से आता है। अगर हमारे दिमाग में वो पुराना आउटडेटेड सॉफ्टवेयर चल रहा है जो हमें यकीन दिलाता है कि हम सफलता के लायक नहीं हैं, तो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हम हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। सही कहा। और उन मानसिक दीवारों को तोड़ने का काम हमारी जागरूकता, हमारा सही दिशा में फोकस और कृतज्ञता की शक्ति करती है। जब हमारी मानसिक बाधाएं हटती हैं, तभी हमारी मेहनत का असली और पूरा फल हमें मिलना शुरू होता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री के इन विचारों से उपजा एक बहुत ही गहरा विचार मैं सुनने वालों के सामने रखना चाहूंगा। आज हमने बात की कि कैसे एक व्यक्ति की अपनी सोच और उसकी धारणाएं उसकी आर्थिक स्थिति तय कर सकती हैं। लेकिन जरा इसे एक बड़े पैमाने पर रखकर सोचिए। अगर एक इंसान का दिमाग ऐसे काम करता है तो किसी परिवार या पूरे समाज की पैसे को लेकर जो सामूहिक सोच है, जो कलेक्टिव माइंडसेट है, वो पीढ़ियों के आर्थिक स्थिति को कैसे आकार देती होगी? उफ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल है जो हमें हमारे सामाजिक ढांचे पर विचार करने को मजबूर करता है। क्या हम अनजाने में अपनी आने वाली पीढ़ी को पैसे का वही पुराना डर, वही चिंताएं और पैसा पेड़ पर नहीं उगता वाली पुरानी नकारात्मक धारणाएं विरासत में दे रहे हैं? बहुत मुमकिन है कि हम ऐसा ही कर रहे हो। क्या हम उन्हें भी उसी सर्वाइवल मोड में धकेल रहे हैं जिससे हम खुद निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम उन्हें समृद्धि का विश्वास, अवसरों को देखने की दृष्टि और एक प्रचुर मानसिकता सौंप रहे हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। हमारी आज की सोच केवल हमारे बैंक बैलेंस को ही नहीं लिख रही, बल्कि हमारे बच्चों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के आर्थिक भविष्य की नींव भी तय कर रही है। शुरुआत में हमने उस वेंडिंग मशीन और गणित के फॉर्मूले की बात की थी, जहां मेहनत हमेशा पैसे के बराबर होती है। लेकिन इस गहन चर्चा के बाद एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई है। वो क्या? वो ये कि पैसे का गणित सिर्फ संख्याओं, घंटों और पसीने का गणित नहीं है। ये सबसे पहले हमारी सोच का, हमारे अवचेतन मन की मान्यताओं का और हमारे फोकस का गणित है। जब तक अंदर का सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम नहीं करेगा, बाहर की मशीन कभी वो नतीजे नहीं देगी जो हम चाहते हैं। बिल्कुल। अपनी सोच के उस पुराने सिस्टम को अपग्रेड कीजिए और आप पाएंगे कि दुनिया आपके सामने नए और बेहतरीन रास्ते खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो इसी विचार के साथ अपनी सोच के उस सर्च इंजन में आज कुछ नया, कुछ बड़ा और सकारात्मक टाइप करने का समय आ गया है।
इस लंबी और विचारोत्तेजक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया इस विषय पर गहराई से बात करके। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ। तब तक अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें।